नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं और इंडियन रिवर सिस्टम से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम का। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के नदी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालयन नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। देखिए, बात करें अगर हिमालयन नदी की, तो ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती है। देखिए, जो आप मैप में देख रहे हैं, ये जो वैली है पूरी ये हिमालय की वैली है। तो ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें हिमालयन नदी, और ऐसी नदियां जो दक्षिण भारत से निकलती हैं यानी नीचे का इलाका जो दक्षिण भारत से निकलती हैं उन्हें कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी। तो फ्रेंड्स, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमालयन नदी। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ तो है बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ पड़ता है अरब सागर। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे, तो जिस तरफ वेस्ट बंगाल पड़ता है उधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी और उसके अपोजिट साइड में पड़ता है अरब सागर। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए, चीन के तिब्बत में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मानसरोवर, और इसी मानसरोवर से एक नदी निकलती है जो भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। और ये नदी कोई और नहीं, इस नदी को कहते हैं सिंधु नदी। देखिए, ये जो नदी है इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर की है। देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदियों से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना। देखिए, इसमें सबसे पहली तो नदी होगी सिंधु नदी, उसके बाद है झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। फ्रेंड्स, इनका क्रम याद रखना, ये क्रम इंपॉर्टेंट है। क्या क्रम है? पहले सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। ये क्रम आपको याद रखना है। देखिए, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। 1960 में एक जल समझौता हुआ था जिसका नाम है सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौता था क्या? तो फ्रेंड्स, इसमें ये सहमति बनी थी कि देखिए, सारी नदियां भारत से निकलती हैं, तो अगर भारत सारी नदियों का पानी रोक ले तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसी पोजीशन में यह समझौता हुआ कि ऊपर की जो तीन नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीन नदियों का 80% पानी तो पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि 20% पानी इसका भारत यूज करेगा। इसके बाद जो बाकी की तीन नदियां हैं, कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। इन तीन नदियों का 80% पानी इंडिया यूज करेगा, जबकि 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और इसी समझौते को नाम दिया गया सिंधु जल समझौता। देखिए, एग्जाम में एक बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो फ्रेंड्स, जो भाखड़ा नागल बांध है ये सतलज नदी पर बना हुआ है पंजाब में। और देखिए फ्रेंड्स, इसी सतलज से राजस्थान को पानी देने वाली एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा नहर परियोजना। इससे राजस्थान सबसे ज्यादा सिंचित होता है और ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो ये नहर कहां से निकलती है? सतलज से इसको पानी आता है। देखिए, वैसे तो ब्यास क्या है? सतलज की सहायक नदी है, तो कई बार इसमें ब्यास भी ऑप्शन में मिल जाता है, पर अगर ऑप्शन में सतलज है तो आपको सतलज को टिक करना है। यानी जो इंदिरा नहर परियोजना है इसको पानी किस नदी से मिलता है? तो सतलज से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड में एक स्थान है जिसका नाम है गंगोत्री, और इसी गंगोत्री से यूपी, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा भाग और पश्चिम बंगाल होते हुए एक नदी निकलती है जो आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है गंगा नदी। देखिए, इस नदी की कुल लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। यहीं उत्तराखंड से ही एक और नदी निकलती है जो आगे जाकर गंगा नदी में ही मिल जाती है। इस नदी को कहते हैं यमुना नदी। इस नदी की कुल लंबाई है 1310 किलोमीटर, और ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। और ये कहां पर जाकर मिलती है? गंगा में। इलाहाबाद के प्रयाग में जाकर के ये गंगा से मिल जाती है। देखिए, गंगा के बारे में एक दो पॉइंट और याद रखना फ्रेंड्स, कि गंगा का जो गंगा नाम है ये तब पड़ता है जब अलकनंदा और भागीरथी
दोनों नदी आकर के मिलती हैं, इसके बाद इनकी संयुक्त धारा को कहते हैं गंगा। ये आपको कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि गंगा किन दो नदियों की मुख्य धारा से मिलकर बनी है, तो भागीरथी और अलकनंदा से। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वह है यमुना। किसकी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी। कहां पर मिलती है गंगा से जाकर, तो इलाहाबाद के प्रयाग में। देखिए फ्रेंड्स, जब ये गंगा भारत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां इसका एक नया नाम पड़ता है, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। देखिए फ्रेंड्स, मानसरोवर से ही एक और नदी निकलती है जो तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है और बांग्लादेश होती हुई गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और इस नदी को तिब्बत में सांपो के नाम से जाना जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर की है। और फ्रेंड्स, तिब्बत में तो इसे सांपो के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में इसकी लंबाई तो 910 किलोमीटर ही आती है, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होने के कारण यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन फ्रेंड्स, इसको अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नाम से जाना जाता है। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को। कुछ और पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और देखिए, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो फ्रेंड्स, वहां इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा से आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी और संयुक्त रूप से जो धारा आगे बहती है, उस धारा का नाम मेघना कहलाता है। यानी जहां पर आकर ये गंगा से मिलती है तो इसे मेघना कहते हैं। यानी ध्यान से समझिए, जो गंगा है इसे बांग्लादेश में तो जाना जाता है पद्मा के नाम से, और जो ब्रह्मपुत्र है इसे बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं तो इसे जाना जाता है मेघना के नाम से। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो डेल्टा है इसका नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा कौन कौन सी नदी के से मिलकर बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इन दोनों के मिलने से बनता है सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंग्रोव बन पाए जाते हैं उन्हें सुंदरी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर पड़ा सुंदरबन। देखिए फ्रेंड्स, डेल्टा ऐसी जगह को कहा जाता है कि जब नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पत्थर, कंकड़ और मिट्टी एक जगह जमा हो जाते हैं तो उनसे डेल्टा का निर्माण होता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक श्रेणी पड़ती है अरावली की पर्वत श्रेणी, और इस अरावली पर्वत श्रेणी को विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है रायसीना हिल, जिस पर वर्तमान में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दिल्ली में। और इन अरावली की श्रेणियों से एक नदी निकलती है फ्रेंड्स। अच्छा, इस नदी की खास बात यह है कि ये नदी ना तो अरब सागर में गिरती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में। ये कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। और फ्रेंड्स, इस नदी का जो नाम है वो है लूनी नदी। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि ऐसी नदी कौन सी है जो कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है, तो वो है लूनी नदी। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है फ्रेंड्स, इस जगह का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां अलग अलग निकलती हैं। पहली नदी इधर से निकलकर उत्तर की तरफ जाती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी को कहते हैं फ्रेंड्स सोन नदी। और ये इकलौती गंगा की सहायक नदी है जो दक्षिण की तरफ से आकर मिलती है। इसके अलावा यहाँ से एक और नदी निकलती है जो यहाँ से निकल करके और सीधी अरब सागर में चली जाती है। इसे कहते हैं नर्मदा नदी। इसके थोड़े से नीचे से ही एक और नदी निकलती है जो ये भी कहाँ पर चली जाती है, अरब सागर में, और इसको कहते हैं ताप्ती नदी। देखिए फ्रेंड्स, जो नर्मदा और ताप्ती हैं इनके बीच में पहाड़ियाँ पड़ती हैं और इन पहाड़ियों को कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कई बार पेपर में पूछा गया है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किन 2 नदियों के बीच में हैं, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में। देखिए, इनको रिफ्ट वैली या द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है
कि रिफ्ट वैली या द्रोणी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो या तो नर्मदा या तो ताप्ती, जो भी ऑप्शन में हो वो टिक कर देंगे। अमरकंटक से ही एक और तीसरी नदी निकलती है जो उड़ीसा होती हुई सीधी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और इस नदी का नाम है महानदी। और एक क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है। देखिए जो हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, ये महानदी पर ही बना हुआ है। कहां पर? उड़ीसा में। अच्छा, जो नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, ये एमपी में जबलपुर के पास ऊंचाई से गिरती है और यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। कई बार पेपर में पूछा गया कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी। और इसका दूसरा नाम है कपिल धारा। कपिल धारा के नाम से भी जाना जाता है धुआंधार जलप्रपात को। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। तो देखिए फ्रेंड्स, यही महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है जो सीधी जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। देखिए इसकी जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी तो थी यमुना, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए तो वो है गोदावरी नदी। और देखिए जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत की जो गंगा नदी है वो फेमस है, ऐसी दक्षिण भारत में गोदावरी नदी सबसे ज्यादा फेमस है। यहीं कर्नाटक के महाबलेश्वर से एक और नदी निकलती है जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो कुल लंबाई है वो 1400 किलोमीटर की है और ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आपने एक क्वेश्चन पेपर में कई बार पढ़ा होगा नागार्जुन सागर बांध, और जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। इसके अलावा एक और तमिलनाडु से जो नदी निकलती है ये भी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी। और देखिए फ्रेंड्स, एक जलप्रपात है जिसका नाम है शिव सुंदरम जलप्रपात। और शिव सुंदरम जलप्रपात जो है ये किस पर बना हुआ है? तो ये कावेरी नदी पर ही बना हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, कावेरी नदी से रिलेटेड एक विवाद पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो कावेरी नदी को लेकर के ही है। तो कभी भी पेपर में पूछा जाए कि कावेरी नदी को लेकर किन दो राज्यों के बीच में विवाद है, तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत की नदियां। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ और बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो सोन नदी है वो एकमात्र नदी है जो दक्षिण की तरफ से आकर गंगा नदी में मिलती है। देखिए गंगा की मैंने आपको सहायक नदी यमुना तो बताई ही है, इसके अलावा गंगा की और भी सहायक नदियां छोटी छोटी, जैसे रामगंगा यानी जिसको घाघरा भी कहते हैं, इसके अलावा गंडक नदी, ये सारी की सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। और देखिए यमुना की सहायक नदियां पूछ ले कोई आपसे, तो यमुना की भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, सोन, बेतवा, केन, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियां। तो ये छोटी नदियां, इनसे क्वेश्चन बनते नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो सारी मैंने आपको इसमें बता दी हैं। कुछ और पॉइंट डिस्कस करें तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस पर बना हुआ माजुली नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली नदी द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको बता ही दिया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जबकि सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगर पेपर में यह पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो केवल नर्मदा और ताप्ती, ये दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो दोस्तों ये था भारत का नदी सिस्टम। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।